नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यानी कि 7 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूके एक पॉलिटिकल क्राइसिस में जा चुका है। इसका रीजन क्या है? पार्लियामेंट में पूरी मेजोरिटी होने के बावजूद बोरिस जॉनसन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और यूके का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और किस तरह से चुना जाएगा, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में से एक यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब यूके की और इंडिया की डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। पार्लियामेंट, उसके चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस तरह से अपने पार्टी लीडर को इलेक्ट करते हैं, ये काफी प्रक्रियाएं सिमिलर हैं, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स अभी शुरू हुआ है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिलेगा। डिटेल्ड में एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। लाइव क्लासेस दिन में 3 बजे इसकी क्लास होती है। डू ज्वाइन इन दिस क्लास। ब्रिटेन के करंट पॉलिटिकल क्राइसिस और बोरिस जॉनसन के इस्तीफे का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसकी वजह ब्रेक्जिट है। 2016 में ब्रेक्जिट वोट हुआ। यूके की जनता ने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन छोड़ना है, लेकिन वोट डालने के बाद इन्हें यूरोपियन यूनियन छोड़ने में 5 साल लग गए और इन 5 सालों में यूके में बहुत सारे पॉलिटिकल बदलाव आते हैं। देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन्स, देयर वर 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, 2 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन ब्रेक्जिट होने में काफी समय लगा। प्रॉब्लम यह थी कि टेरिसा मे, जो 2016 में ब्रेक्जिट वोट के तुरंत बाद नई प्रधानमंत्री बनी थी देश की, इनका मानना था कि ब्रेक्जिट केवल एक इकोनॉमिक स्प्लिट होना चाहिए। बाय द वे, टेरिसा में टेरिसा प्रोनाउंस होता है, थेरिसा नहीं होता है। मैंने देखा है कई लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो आप गलती मत करिएगा। टेरिसा मे का यह मानना था कि ब्रेक्जिट केवल एक इकोनॉमिक स्प्लिट होना चाहिए, यानी हम यूरोपियन यूनियन से आर्थिक तौर पर अपने आप को अलग कर लें, सिक्योरिटी और डिफेंस अलायंसेस पहले की तरह बनी रहें। लेकिन इन्हीं की पार्टी, जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, इन्हीं की कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेता हार्ड ब्रेक्जिट के फेवर में थे। हार्ड ब्रेक्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन अपने आप को डिफेंस, सिक्योरिटी पैक्ट, अलायंसेस, पुरानी सिक्योरिटी संधि, इन सबसे अलग कर लेगा और यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह अलग थलग होकर यूएस की तरफ अपना झुकाव बढ़ा देगा, फाइव आइज नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो इसको लेकर पार्टी में आपस में ही टकरार होने लगी। जुलाई 2019 में टेरिसा मे ने फाइनली इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल से मैं ब्रेक्जिट नेगोशिएशन करवा रही हूं, आई एम अनसक्सेसफुल, तो मैं पार्टी के पद से इस्तीफा देती हूं, प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देती हूं और चाहती हूं कि एक नया लीडर आए और ब्रेक्जिट को करवाए, जैसा कि पार्टी चाहती है या देश चाहता है। बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट के फेवर में थे, वो पार्टी के लीडर चुने जाते हैं। चुनाव नहीं हुए थे जुलाई 2019 में। बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में ब्रेक्जिट करवाता हूं अभी, लेकिन ये भी 6 महीने में कुछ नहीं करवा पाए। नेगोशिएशन इतने कॉम्प्लेक्स थे कि 6 महीने बाद ब्रिटेन में चुनाव करवाने पड़ गए। तो बोरिस जॉनसन को लगा कि मेरी लीडरशिप को चैलेंज है। कुछ और क्राइसिस भी उस समय हुआ था, जिसके कारण चुनाव करवाने पड़े, मध्यावधि चुनाव। ब्रिटेन में चुनाव अभी 1 साल बाद होने थे, लेकिन 2019 के दिसंबर में इलेक्शंस होते हैं और इन चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी, रूलिंग पार्टी बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आती है और ये बहुत जबरदस्त जीत थी। 1987 के बाद से 30 सालों में इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है और पिछले 40 सालों में ब्रिटेन के चुनाव में सबसे बड़ा वोट प्रतिशत इन्होंने हासिल किया। दे गॉट 43.6% वोट। कोई भी मॉडर्न डेवलप्ड डेमोक्रेसी में 40% से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो टोटल 650 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि हमारे लोकसभा के बराबर का वहां पर सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उसमें 650 में, जहां मेजॉरिटी मार्क 326 होगा, यहां पर ये 365 सीटें जीतते हैं, तो आराम से अपने पार्टी अकेले के दम पर ये चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता में वापस आ जाते हैं। पिछली बार 2015 के चुनाव में इन्हें कुछ छोटी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ा था मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। तो बोरिस जॉनसन पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अब ब्रेक्जिट होगा। इन्होंने हार्ड ब्रेक्जिट प्रॉमिस किया था और हार्ड ब्रेक्जिट इन्होंने करवा दिया। लेकिन बोरिस जॉनसन का डाउनफॉल शुरू होता है कोविड-19 और लॉकडाउन आने के बाद। एक्चुअली ब्रिटेन में जब लॉकडाउन अनाउंस हुए थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद अपने ऑफिस में, अपने घर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां पर ये रहते हैं, जहां इनका ऑफिस होता है, वहां पार्टी कर रहे थे अपने स्टाफ के साथ, दूसरे सीनियर स्टाफ के साथ और अपने आसपास के घनिष्ठ मित्रों के साथ। अब लॉकडाउन के समय जब पूरा देश घर में बैठा है, एक परिवार का सदस्य अपने दूसरे परिवार के सदस्य से नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में जब फोटोज लीक हुए, जब न्यूज रिपोर्टिंग आई कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि प्रधानमंत्री के निवास पर तो पार्टीज चल रही थी, तो ये तो बोरिस जॉनसन की पर्सनल
इमेज पर एक बहुत बड़ा ब्लॉट था और ये इनके एथिक्स पर भी सवाल उठाता है कि देश का प्रधानमंत्री ही एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। मतलब इस तरह की हरकत अगर कोई छोटा मोटा नेता करता है या फिर मान लीजिए किसी शहर का मेयर करता है तो फिर भी इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनती है, बट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। प्रधानमंत्री खुद रूल नियम तोड़कर पार्टी कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो ये इनकी इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और इनकी पार्टी के नेताओं ने भी इनको क्रिटिसाइज किया और कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से डिमांड कर रहे हैं लोग कि आप पद छोड़िए बिकॉज ऑफ दिस बिग स्कैंडल। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है, इनके कई पार्टी के मिनिस्टर्स, एमपीज, इन पर भी आरोप लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। किसी का बिजनेस है सरकार के साथ, कुछ कंपनीज में उनकी भागीदारी है। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसको इंग्लैंड में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है, ऋषि सुनक। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय नहीं है, ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन बट भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन पर भी कुछ आरोप लगे कि इन्होंने मिनिस्टीरियल कोड्स को तोड़ा, कुछ कोड ऑफ एथिक्स को इन्होंने तोड़ा, जो ये डिनाई करते हैं। और इसके साथ साथ ब्रिटेन की स्थिति भी पैंडेमिक के दौरान इतनी अच्छी नहीं रही है। पिछले 2 साल से ब्रिटेन में आर्थिक संकट चल रहा है। 70 सालों में पहली बार, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ब्रिटेन में यूनिसेफ भूखे बच्चों को खाना खिलाएगा। जस्ट इमेजिन, ब्रिटेन दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक, जो दूसरे गरीब देशों को पैसा देता है, डोनेशन देता है। अफ्रीका, एशिया के देशों में यहां पर जो प्रोग्राम्स हैं यूनिसेफ के, वो ब्रिटेन के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। अब स्थिति उल्टी हो गई है, यूनिसेफ ने 70 सालों में पहली बार ब्रिटेन के भूखे बच्चों को खाना सर्व किया। यानी कि ये वहां की सरकार का फेलियर है। लगातार लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं। 1950 के बाद सबसे बड़ा ड्रॉप लिविंग स्टैंडर्ड में देखा गया। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आ रहे हैं, लोग इतने खुश नहीं है। रशिया के ऊपर जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए, इसके कारण इनके ही देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और आखिर में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, जो इन्हीं की पार्टी के एक सीनियर नेता पर आरोप लगाया गया। उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया कुछ लोगों का लंदन में, और ये नेता बहुत ही सीनियर नेता है कंजर्वेटिव पार्टी के, हाउस ऑफ कॉमन्स में डेप्यूटी चीफ विप हैं, विच इज अ सीनियर पोजीशन। उनका बचाव बोरिस जॉनसन के द्वारा किया जा रहा था। तो बोरिस जॉनसन अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के आरोप इनकी खुद की पार्टी के दूसरे नेता लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये वो फाइनल केस बन गया। दिस वॉज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, एक ऐसा प्रोवर्ब है इंग्लिश में। तो बहुत सारे स्कैंडल आ रहे थे, लेकिन ये स्कैंडल माना जा रहा है कि अब फाइनली बहुत हो गया। तो इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। पिछले एक हफ्ते में 50 एमपी और मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले 3 दिन में ब्रिटेन की कैबिनेट के लगभग सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि हमें अपने प्रधानमंत्री में भरोसा नहीं है। सीनियर लीडर्स जैसे कि ऋषि सुनक, यानी कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इनके हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, इन सब ने इस्तीफे दे दिए। और कारण क्या बताया? सबने अलग अलग कारण बताया। कोई कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो मामला है उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह के रीजंस देते हुए इन्हीं की पार्टी के सारे सीनियर मिनिस्टर्स और पार्टी के एमपीज इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। कल तक इतने इस्तीफे होने के बावजूद बोरिस जॉनसन कह रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जिसे इस्तीफा देना है दीजिए। लेकिन आज जब इनके 2 सीनियर मोस्ट मेंबर्स ने इस्तीफे दे दिए, हेल्थ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनली बोरिस जॉनसन भी इस्तीफा दे देते हैं। तो 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने भी आखिरकार इस्तीफा दे दिया। तो आप समझिए कि कंजर्वेटिव पार्टी के पास आज भी 365 का पूरा मेजॉरिटी है हाउस ऑफ कॉमन्स में, दे हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोरिस जॉनसन की लीडरशिप में, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी को अब भरोसा नहीं है। अगला प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? तो उसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी पहले अपने ही लोगों में से, अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक व्यक्ति को अपना नेता चुनेगी, लीडर चुनेगी, और वही लीडर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इसका प्रोसेस कैसा है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पहले अपना नाम आगे रखिए, कम से कम 8 एमपी आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका लीडरशिप के लिए नाम आगे आएगा। उसके बाद मल्टीपल राउंड्स होते हैं वोटिंग के, सीक्रेट वोटिंग होती है, ओपन वोटिंग नहीं होती है, और जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो हर राउंड में बाहर होता जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक 2 नाम नहीं बचते, और उन 2 लोगों में जो फाइनल वोटिंग होगी उस वोटिंग के आधार पर लीडर चुना जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट 6 हफ्तों की छुट्टी पर जाने वाली है। तो अभी उनका मीटिंग चल रहा है, सेशन में है हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सेशन उनका ब्रेक पर चला जाएगा। तो अगर ये प्रोसीजर पूरा वोटिंग का 21 जुलाई के पहले हो जाता है, इनफैक्ट 21 से थोड़ा पहले होना जरूरी है, तभी नया प्रधानमंत्री मिलेगा। अगर नहीं तो फिर बोरिस जॉनसन एक केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले 1.5-2 महीने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लग तो यही रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि जितना जल्दी हो सके ये लीडरशिप को इलेक्ट करने का प्रोसीजर समाप्त कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा और कंजर्वेटिव पार्टी अपने नेता को चुन लेगी। लेकिन जैसा कि हर डेमोक्रेसी में होता है, उस नए नेता पर ये सवाल उठेंगे कि आपको जनता ने नहीं चुना। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो पार्टी ने बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था, आपको घोषित नहीं किया था। तो आप किस बेसिस पर प्रधानमंत्री बन गए? जस्ट बिकॉज 350 लोगों ने मिलकर आपको चुन लिया इसीलिए आप प्रधानमंत्री हैं? देश के लोगों ने तो आपको नहीं चुना। बिल्कुल वाजिब सवाल है। तो उसमें 2 ऑप्शन है।
जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो चुनाव ना करवाए या फिर वो तुरंत इलेक्शन बुला ले, स्नैप इलेक्शन, 2-4 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाकर अपनी लीडरशिप को पुख्ता कर ले। अगर उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो फिर वो चुनाव करवा लेंगे। बोरिस जॉनसन ने ऐसा ही किया था 2 साल पहले, 2019 में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लिए थे ताकि उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन अब जो नया प्रधानमंत्री बनेगा देखना होगा कि वो चुनाव करवाएंगे या नहीं। आसार ऐसे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब स्नैप इलेक्शन हुए थे, जल्दी चुनाव होते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है सरकार का, तो ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स इसे पसंद नहीं करेंगे कि इतनी जल्दी जल्दी 2 चुनाव हो जाएं। तो उम्मीद यही है कि चुनाव टाइम पर होंगे। अब सवाल है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषि सुनक शायद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ही इज इन द टॉप 3 पीपल, टॉप 3 लोगों में से एक हैं जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। कुछ ही हफ्ते पहले YouGov.com नाम की वेबसाइट ने एक पोल करवाया था ऑनलाइन, जिसमें यूके के लोगों से पूछा गया कि आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं अगर बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे दें। तो उसमें ऋषि सुनक का नाम 3rd नंबर पर था। ही गॉट 10% ऑफ द वोट्स। बेन वॉलेस, पेनी मर्डॉन्ट, ये सभी कैबिनेट के सदस्य हैं। तो इन सभी के नाम टॉप 3 में आए हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि साजिद जावेद और प्रीति पटेल भी बन सकते हैं। तो प्रीति पटेल भी भारतीय मूल की हैं, लेकिन इनको वोट बहुत ही कम मिले थे ऑनलाइन पोल में। बट ऑफ कोर्स एनीथिंग कैन हैपन। मेरा ऐसा अनुमान है कि इन 3 में से ही कोई एक ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। ऋषि सुनक पिछले 2 साल से बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसको कहते हैं चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तो ये भी देखिए, लाल सूटकेस लेकर इस तरह से जाते हैं बजट पेश करने के लिए। तो वही परंपराएं हमारी पार्लियामेंट में भी चलती आ रही हैं। अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो ऑनलाइन बहुत सारे मीम्स और जोक्स आने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत ने कोलोनाइजेशन को बिल्कुल पलट दिया है और एक भारतीय मूल का व्यक्ति आज ब्रिटेन पर राज कर रहा है। अब प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, इस पूरे चेंज का इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि ब्रिटेन की छवि पर कहीं ना कहीं इसमें इंपैक्ट आता है। थोड़ी सी ब्रिटेन की छवि नीचे आती है। रीजन, जहां पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, वहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमी, ये सब कुछ इंपैक्ट होते हैं। इन्वेस्टर्स कम जाना प्रेफर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि लंदन से इन्वेस्टमेंट पुल आउट हो जाएगा। लंदन दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी पर इंपैक्ट करेगी। हालांकि लंबे समय तक नहीं करेगी, क्योंकि ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 300 साल पुराना है और वो इतना रेजिलियंट है कि इस तरह के क्राइसिस को हैंडल करना उसे आता है। पहले भी कई बार हो चुका है। 91 में भी इस तरह का क्राइसिस हुआ था। आई एम सॉरी, नॉट 91, 1990 में हुआ था, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी। वो 11 साल से प्रधानमंत्री थी और उन्हीं की पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो गए थे। तो कुछ इसी प्रकार का क्राइसिस तब भी हुआ था। बहुत बार हो चुका है। 2016 में भी हुआ था। पार्टी लीडरशिप ने चेंज किया और सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। बट सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ने वाला है कि जो आयरलैंड के साथ बॉर्डर है यूके का, वहां पर एक कस्टम्स एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस अभी ऑनगोइंग है। तो उस पर क्या इंपैक्ट आता है वो नए प्रधानमंत्री की पॉलिसी डिसाइड करेगी। आयरिश रीयूनिफिकेशन की बात चल रही है। आयरलैंड में कई लोग कह रहे हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूके का हिस्सा है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो एक अलग देश है और ईयू का पार्ट है, ये दोनों एक हो जाने चाहिए। लेकिन क्या ये रेफरेंडम अलाउ किया जाएगा या नहीं, ये देखना होगा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की पॉलिसी के बेसिस पर। एक ट्वीट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मिशेल बार्नियर, ये वो व्यक्ति हैं जो यूरोप की तरफ से डेप्यूटाइज किए गए थे ब्रेक्जिट के नेगोशिएशन में कि आप यूके से बात करिए। ये बोरिस जॉनसन से बहुत परेशान थे। जैसे ही बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, इनका तुरंत ट्वीट आता है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के रिश्तों में एक नया चैप्टर खुलेगा, एक नया पेज ओपन होगा। इट विल बी मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर रिस्पेक्टफुल, कमिटमेंट्स मेड। मतलब आप भाषा इसकी अगर पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये बोरिस जॉनसन से खुश नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन इससे थोड़ा खुश होगा कि बोरिस जॉनसन, जो कि एक हार्ड लाइन कंजर्वेटिव नेता थे, यूरोपियन यूनियन के बिल्कुल खिलाफ थे, ब्रेक्जिट के बहुत ज्यादा फेवर में थे, वो सत्ता से बाहर जा चुके हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगला प्रधानमंत्री क्या रुख अपनाता है और उस पर ये पूरा बॉर्डर नेगोशिएशन डिपेंड करेगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं। जिन टीचर्स से पढ़ने के लिए पहले आप कभी दिल्ली या हैदराबाद या लखनऊ जाने की सोचते थे, इलाहाबाद जाने की सोचते थे, वो सारे टीचर्स अब अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ देम आर टीचिंग ऑनलाइन। देश के लाखों छात्र हमसे रोज लाइव पढ़ते हैं। आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेकर। और इस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, एक बार सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जितना चाहे क्लासेस देख सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, आप पूरा कोर्स देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद मल्टीपल टीचर्स इफ यू वांट। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जीएस ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवा दी जाती है एक ही प्लेटफॉर्म पर, वरना आपको
ऑप्शनल के लिए कहीं इधर उधर जाना पड़ेगा, बट यू विल गेट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो ओवर हियर। अलग से चाहें तो भी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कोर्स से संबंधित, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक इसके ऊपर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मिस कॉल भी दे दीजिए, वापस कॉल बैक आ जाएगा। इस वक्त एक मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी सभी कोर्सेज पर। CSE अश्योर भी चल रहा है, 2 ईयर वैलिडिटी लेने पर 1 ईयर एक्सटेंडेड आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है फॉर बोथ GS एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल में ये वाले सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, यहां पर पढ़ सकते हैं। इनमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 0% EMI पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 6 जुलाई को नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। डू फॉलो देम, डू ज्वाइन देम। और कॉम्बैट में हिस्सा लेकर अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको फ्री स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। ये सभी कोर्सेज को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।